उपस्थित तमाम बुद्धिजीवीगण, आज बेंगलोर में बामसेफ का संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का पहला दिन का आखिरी सत्र समापन होने जा रहा है। चर्चा सत्र एक में सब्जेक्ट रखा गया भारतीय मूल निवासी समाज की सारी समस्याओं का। साथियों, सभी लोगों को पेम्पलेट मिल जाएंगे, कृपया अनुशासन बनाए रखें। धन्यवाद। भारतीय मूल निवासी समाज की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय संविधान में निहित है। फिर भी आजादी के 70 वर्ष बाद भी उनकी समस्या बनाए रखना एक षड्यंत्र है, एक परिचर्चा अथवा भारतीय मूल निवासी समाज में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पतन का कारण सर्वशुद्ध एवं समृद्ध शिक्षा का नहीं होना ही कारण है। एक विश्लेषण। साथियों, संविधान का अमल क्यों नहीं हुआ, सारी बातें बताई गई। हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने काफी बात बताई। हमारे धरनी प्रसाद निशादी ने भी बताई, विजय भाई चौहान जी ने भी बताई। बाबा को मानते हैं, बाबा के नहीं मानते। बाबा साहब ने खुद कहा कि व्यक्तिवाद, व्यक्ति पूजा ये तानाशाही का मार्ग है। जब 1956 मार्च 1956 के आसपास नागपुर में टाइम ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, एकदम ध्यान में पढ़ रहा था, तो उसके सामने 20-22 लोग नीचे उसके पैर के आगे लाइन में नतमस्तक हो रहे थे। बाबा साहब ने जब थोड़ा आवाज हुई तो पेपर हटाया, देखा तो पूरी लाइन में नीचे बाबा साहब की व्यक्ति पूजा कर रहे थे। तो बाबा साहब उसी समय लकड़ी रखते थे, सबको पीटा। तो उस वक्त टाइम ऑफ इंडिया का पत्रकार भी बैठा था सामने बाजू में। तो पत्रकार ने यह पूछा कि डॉक्टर आम्बेडकर, ये तो आपकी पूजा कर रहे थे, आपको क्यों पिटाई की? बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जीते जी यदि मेरी व्यक्ति की पूजा करने लगेंगे तो मेरी विचारधारा ही खत्म कर सकते। इसीलिए हमारे वक्तागण ने अच्छी बात बताई है कि काफी लोग जय भीम जय भीम। बाबा साहब ने 1935 में कहा था, मेरा जय जयकार करने की बजाय मेरा अधूरा काम पूरा करने में ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। इसलिए बाबा साहेब को निजीकरण मत करो, उसमें क्षेत्रवाद में मत बांटो। आज अमेरिका जो समृद्ध देश है वो भी बाबा साहेब की पॉलिसी की वजह से। जो प्रॉब्लम ऑफ द रूपीस जो लिखा था ग्रंथ, वो सिद्धांत पर अमेरिका सबसे दुनिया में आगे है। इसलिए मैं खास करके जय मूल निवासी बोलता हूं, क्योंकि बाबा साहब का कद पूरा विश्व में हो जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता है, इमोशनल की वजह से, भावनात्मक की वजह से जय भीम बोलता है तो बोल देना जय भीम, व्यवहारिक बनो। कोई भाई ने कहा कि काशीराम साहब, माननीय और काशीराम साहब की तस्वीर नहीं। अभी अभी किसान आंदोलन भारत में चल रहा है, इतना उग्र है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। कितने लोगों को पता है कितना गंभीर है? सारे लोगों ने सपोर्ट दिया है।
लेकिन गोडी मीडिया क्या बता रहा है? खालिस्तानी, खालिस्तानी, खालिस्तानी। ये रणनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र है। बामसेक मिशन है, ये रणनीति होगी। काशीराम साहब की तस्वीर नहीं रखी, छत्रपति साहू राजा की भी तस्वीर नहीं। इस परिस्थिति में यह अधिवेशन रखा सभी को मालूम है। भूल हो भी सकती है कभी, उसका मतलब काशीराम साहब को नहीं मानना। ये मेरी मिसेस है, 1988 में काशीराम आया। भारत का सबसे गरीब कंगाल तहसील धर्मपुर है और सबसे बड़ा एशिया खंड का तहसील है। वहां काशीराम साहब को 12,000 रुपया दिया था। उस समय 7-8 लोग इकट्ठे हुए थे। मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय, और शादी तो हुई नहीं थी। मेरी मिसेस ने उसका पैर धो के सम्मान किया था। ये बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे उसने क्या, सुबचन बाबू ने अच्छी बात बताई दी। ये समझना चाहिए। एक जगह एक प्रदेश में स्टेट कन्वेंशन था बामसेक का 2 दिन का। वहां एक अच्छा स्पीकर आया, बहुत बढ़िया। उसने ये कहा, बामसेक कई गुटों में बटे हैं, अपना घर नहीं संभाल सकते, दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं। मिसमैनेजमेंट के कारण मुझे बोलने का टाइम नहीं मिला, अध्यक्ष नहीं मिलते, टाइम हो गया। क्या बाबा साहेब का परिवार नहीं संभाल सका, लेकिन पूरी दुनिया को संभाला है नहीं? मुझे तुरंत ध्यान में आ गया का ये जो राष्ट्रपिता महात्मा फुले, वो अपना घर नहीं संभाल सकते, निकाल दिया। फिर भारत में पैनास्वत बना बाबा साहब का, और राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। जैसा रामास्वामी पेरियर के बारे में बोला, बुरा हो सकता है, लेकिन रामास्वामी पेरियर ने क्या सबसे उग्र और सीधा विरोध किया ब्राह्मणों का, कि जंगल में अगर जाएगा ना, रास्ते में कोई एक साथ कोबरा नाग मिलेगा और ब्राह्मण मिल जाएगा, कोबरा नाग को जाने दो, तो बताया था। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी भी उत्तर प्रदेश में जो बाबा साहेब पार्क बनाया है, क्या हो रहा है? मूर्ति खंडित कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, मंदिर बना देते हैं। चालू हो गया है काउंटर रिवॉल्यूशन। उस पर चिंतन करो, मनन करो, वो सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए कि हम सोशल एजुकेशन की बात करते हैं। तो साथियों, देश में ये जो शासक करते जमात बनो, शासक करते जमात बनो मतलब मोदी शासक है? मोदी थोड़ा शासक है, वो तो करवाया जा रहा है। तो करवाने वाले शासक के कौन है? एक ही जाति के लोग हैं। उसका सबसे बड़ा संगठन है। अमेरिका ने 2 बार कहा, अमेरिका में थिंक टैंक ने 2 बार कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन आरएसएस, ये शासक है। तो शासक बनने के लिए ही तो मूवमेंट चल रही है इस देश में। इसलिए साथियों, आप समझदार लोग कि इसको फोटोस्फीर नहीं है, उसकी नहीं है, ये गलत सोच, ये निजी सोच। इसलिए साथियों, जो विषय रखा गया है कि भारतीय संविधान का सही ढंग से अमल न होने की वजह से ये सारी समस्या का जड़ है। किसी ने, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौती हो गई थी। गुप्त समझौती तो नहीं हुई थी, लॉर्ड वेवेल मानवता के साथ था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के साथ समझौती हो गई थी। और बाबा साहब ने जब सेक्शन नंबर 3 भाग नंबर 3 में मूलभूत अधिकार की बात कही संविधान सभा में, संविधान लागू हो
प्रारंभ होने से उससे पहले जो कोई कृति, प्रपंच, अंधश्रद्धा, कुरीति, ये जीरो होगी। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। उसी समय नेहरू ने विरोध किया, बाद में सरदार पटेल ने विरोध किया, सभी खड़े हो गए। तो बाबा साहेब ने संविधान फेंक कर चला गया था संविधान सभा में से। 1 महीने के बाद हाजिर हुआ था। ये लोग गांधी को मिलने के लिए गए थे। गांधी ने उपाय बताया कि अंग्रेज की लॉर्ड माउंट की मौजूदगी है अभी, आप बाबा साहेब लिखते हैं तो लिखने दो। एक बार सत्ता हाथ में आ जाए तो संविधान का कितना अमल करना, कैसा करना, क्यों नहीं करना, ये आपके हाथ में। ये अंग्रेजों ने नहीं बताया, ये गांधी जी ने बताया। तो जो 13 अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 13 है, ये सबसे अच्छा है और ब्राह्मणों के लिए खतरनाक है। तो क्या अनंत हेगड़े लगभग कर्नाटक का एमपी था पहले, 2014 में चुनकर आए थे अनंत हेगड़े। उसने जाहिर में बोला था कि हम संविधान बदलने के लिए ही पार्लियामेंट में गए थे। क्या ये संवैधानिक है? संविधान के खिलाफ बोलना संविधान द्रोह या राष्ट्रद्रोह है? प्रज्ञा ठाकुर बम ब्लास्ट के आरोपी है पूर्व, वो बोल रही है ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो कोई बुरा नहीं लगता है, वैश्य को क्षत्रिय कहते बुरा नहीं लगता है, शूद्र को शूद्र कहते हैं तो बुरा क्यों लगते हैं? वो भी संविधान के खिलाफ है। जब लालू प्रसाद यादव ने राम रथ यात्रा अडवाणी की बिहार में रुकवा दी थी और अरेस्ट कर दिया था, तो रेस्ट हाउस में रखा था, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने विरोध नहीं किया था। जब लालू प्रसाद को गेस्ट हाउस में रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लिया था। ये कानून का दुरुपयोग है। इसलिए साथियों, आज देश में हमारे प्रवीण भाई सुत्तरिया ने भी कहा कि लेबर कानून कोरोना की आड़ में जब हमने घर में बंद रखा, अभी भी चालू है, उसी समय 70 कानून, कामगारों का 70 कानून रद्द कर दिया है सरकार। किसानों का खिलाफ कानून बनाकर अभी चालू है। सारी संवैधानिक संस्था, सारे एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ दिन ब दिन बेचे जा रहा है। तो उसकी चिंता होनी चाहिए। उसके लिए बाबा साहेब ने कहा कि जो मेरा अधूरा काम है, क्या अधूरा काम? आप संपूर्ण आजाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ, ये मेरा अधूरा काम। उसमें आप ध्यान रखो। और बाबा साहेब की जो महानता है और सभी महापुरुषों का सिद्धांत को संविधान में लागू कर, संविधान में डाला है, तो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान का इंप्लीमेंट के लिए तरीका ढूंढो, ये जरूरी है। इसलिए भारत में आज आपके पास जानकारी होगी 2009 और 2012 में नितिन गडकरी और सारे आरएसएस वाले, इवन मोहन भागवत भी चीन क्यों गए थे अभ्यास करने के लिए? चाइना की जो साम्यवाद जो रूल है उसको अभ्यास करने के लिए गए थे। और दुनिया को आज पता है, वामसेफ संगठन के लोग पूरे दुनिया में, एक कार्यक्रम ने बताया अमेरिका से मेरे को कि सीआईए ने, अमेरिका की जो जासूसी संस्था है सबसे बड़ी, सीआईए ने मेरे को बताया कि भारत में ये जो आरएसएस वाले लोग हैं
ये चाइना की साम्यवाद पद्धति लाना चाहते हैं और इसलिए सबसे पहले हमारे लोगों को आर्थिक रूप से शिक्षा की प्रणाली ठप हो गई, न्याय की पद्धति प्रणाली ठप हो गई, कामदारों का काम ठप हो गया और बाकी बच्चा किसान तो उसमें खालिस्तानी, नक्सलवादी, आतंकवादी, माओवादी कर रहे हैं, क्योंकि सिख लोग ये गुरु नानक के बाद गुरु गोविंद सिंह का नेतृत्व में जिंदा है। इसलिए साथियों, आज देश में प्रेसिडेंटशिप में अगर 5 साल राष्ट्रपति को चुन लिया जाए तो उसको बदलना संभव नहीं, बहुत मुश्किल है। जब अमेरिका में बिल क्लिंटन और लॉरेंस की नाम की कोई लड़की के साथ हुई थी बात, बहुत महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया गया था, लेकिन निकाला नहीं सका। भारत में अगर बाबा साहब जानता था कि प्रमुख पद्धति प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे तो भारत तो जाति प्रधान देश, क्रमिक समानता भेदभाव में बटे हुए लोग हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर तमाम जातियों को ध्यान में रखकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत में लाई थी। ये सब कुछ बदलने के लिए हर तरीके से हमारे लोगों को पंगु बना रहा। इसलिए साथियों, हमारे देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन में सरकार गिर गई थी, 1 वोट की वजह से, तो कारगिल का युद्ध छेड़ दिया था और 12,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। करीबन 1,000 सैनिक मारे गए थे, सैकड़ों घायल हो गए थे। जब हमारे वफादार ब्रिगेडियरों ने बात नहीं दी थी सरकार को, तो सतर्क होने की वजह उसको तबादला कर दिया था। सुंदर सिंह ब्रिगेडियर जी से, वो भी इतिहास, उसके पूर्व भी इतिहास है। 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, बाद में इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, 345 मेंबर चुनकर पार्लियामेंट में आई थी, वो भी इतिहास। जब मंडलपंच 1942 में मंडलपंच का रिपोर्ट रखा था पार्लियामेंट की पटल पर, उसको डाइवर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने सन मंदिर पर अटैक किया था, वो भी एक प्रमाणित इतिहास। फिर भी मंडलपंच मूल में ये वामसिक की विचारधारा है और पॉलिटिक्स ये बाय प्रोडक्ट है, ध्यान रखो। इसलिए हर हालत में ये विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा हमारे लक्ष्य को, हमारे उद्देश्य को, हमारा मानव मुक्ति के लिए ये जिंदा रखना पड़ेगा सफल बनने के लिए। इसलिए साथियों, मान्यवर काशीराम साहब को, ये जम्बेश्वर को, ये नारायण गुरु को, ये सभी प्रति हमारा सम्मान है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत, ये हमारी महान विरासत है दुनिया की, ये मानते हम, लेकिन सेंस ऑफ टाइमिंग, समय की समझ होनी चाहिए, कहाँ कितनी बात करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ये व्यवहार में विनम्रता, प्रामाणिकता लानी पड़ेगी तो सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मैं आज ये ज्यादा बात नहीं करता हूं, लेकिन शिक्षा का व्यापारीकरण, शिक्षा का ब्राह्मणीकरण 70 साल ये करते रहे। कच्छ यूनिवर्सिटी गुजरात, उत्तर गुजरात कच्छ यूनिवर्सिटी में एक प्रश्न पूछा था संस्कृत में, शूद्र का स्वभाव कैसा होता है। शूद्र का स्वभाव मतलब मूल निवासी लोगों की बात है।
2017 में यह प्रश्न पूछा था कि शूद्र का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो हड्डी चूसने वाला कुत्ता जैसे, ये जवाब था। आज भी 2070 की बात है। इसलिए सभी लोगों को मेरा नम्र आग्रह है कि आज देश में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है और दुश्मन लोग अपना तर्क वितर्क छोड़कर षड्यंत्र पूर्वक हिंसा के मार्ग पकड़ लिया है हमारे लोगों को डराने की। ऐसी स्थिति में क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हम सफल हो सकते हैं, ये सारा समाधान हमारे महापुरुषों ने जो बताया है मार्ग, उसका लिटरेचर पढ़ो, ये पढ़कर समाज में अप्लाई करो। जो हमारे बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन समय है, ये इंफॉर्मेशन का अप्लाई समाज में करते रहो। और कोई बोलता है कि बटे हुए लोग हैं, हाथरस में जो घटना हुई वाल्मीकि समाज की बेटी पर, तो सारे लोग एक हो गए। जंतर मंतर पर देखे आपने? अभी अभी सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली के आसपास निजीकरण के खिलाफ हो रहे हैं। आज तक आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की इतना मजाक नहीं उड़ाया, इतना मजाक उड़ा रहा है। आपने देखा है, इतना गालियां खा रहा है, पुतला दहन हो रहा है, फिर भी सरकार तस से मस नहीं हो रही है। क्यों? शासक आरएसएस, उसके नियंत्रण में ये सरकार चल रही है। लेकिन अभी जो हो रहा है, देश में चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अविश्वास पैदा हो रहा है, उसकी चर्चा चल रही है। ईवीएम मशीन के खिलाफ चर्चा हो रही है किसान समाज में। तो हमारे लिए अच्छी बात है, चाहे ये आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है। ये अपॉर्चुनिटी आप जल्दी कैचअप कर लो। और यहां जाने के बाद जो हमारे शिक्षा प्रणाली ठप हो गई है, हमारा संविधान का संवैधानिक गवर्नमेंट सेक्टर सारे निजीकरण में जा रहा है, ये समाज को जानकारी दो, उसके लिए प्लानिंग बनाए और जहां जितनी बात करना उतनी ही करो। उसके लिए ट्रेनिंग लो, केडर कैंप में आए कि नेतृत्व तो कैसा करना चाहिए, किस तरीके के करना चाहिए, सिंपल भाषा में समझाना चाहिए। और मैं मानता हूं अभी सारे लोग समझ गए। सिर्फ इतना कि हमारे कार्यकरों का अभाव है, ईमानदार और निष्ठावान कार्यकरों का अभाव है। पहले हम बामसेट के अधिवेशन में आते थे तो पूरा खाना भी नहीं मिलता, चावल भी पूरा नहीं। अभी इतनी सुविधा दी है, इतना अच्छा रहने की जगह भी है, और इतनी भारी समस्या है चारों ओर। तो ये समस्या का समाधान के लिए भारतीय संविधान, जो दुनिया का बहुत सबसे विशेष सबसे बढ़िया संविधान है, ये दुनिया ने माना। जब इराक में सद्दाम हुसैन का शासन खत्म होने के बाद इराक की प्रजा ने कहा कि हमको भारत का संविधान चाहिए, ब्राह्मणों को मंजूर हो या नहीं, हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते। बामसेट का काम है कि दुश्मनों की जो गंदगी है समाज में, वो गंदगी में से मच्छर पैदा हो रहे हैं। हम मच्छर को नहीं मारना चाहते, गंदगी दूर करना चाहते। तो मच्छर कहां से पैदा होगा? जो बुद्धा ने किया था।
ये जो असमानता वाली मानव विरोधी जो विचारधारा है, कुदरत विरोधी विचारधारा की जो गंदगी है मनुवादियों के पास, एक गंदगी दूर करने का काम लगातार 42 साल से हो रहा है। इसलिए आज किसान लोग चर्चा कर रहा है, ये विचारधारा का काम है। इसलिए किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। हमारे सभी महापुरुष, ये हमारी महान विरासत है, हम उसके वारसदार हैं, सिंपल भाषा में। इसलिए किसी को ये मनोदुख नहीं होना चाहिए कि वो उसकी तस्वीर नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं है। इसलिए साथियों, आज समय ज्यादा हो गया है, फिर भी हमारे प्रबुद्ध वक्तागणों ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब्जेक्ट समझाया है। और कल 26 तारीख को समय से आना, समय से जाइए और परिवर्तन करने से पहले खुद में परिवर्तन ले आना, इसी सिद्धांत पर 26 तारीख कल टाइम पर आ जाना। धन्यवाद। जय मूल्यासी, जय भारत। धन्यवाद साथियों। साथी सभी लोग यहाँ सेशन खत्म हो रहा है, फोटो हो जाए तब से आ जाइए। तो हम लोग सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद फोटो होगा और